ore of aluminium, but bauxite is a covalent compound. Aluminium की सिर्फ एकमात्र compound ionic है, that is Lf3. So you cannot extract aluminium by electrolyzing a molten state of Al2O3, because Al2O3 is a covalent compound, so it doesn't ionize. And on the other hand, its melting point is also very high, that is around 2000 degrees Celsius. So the principal ore is covalent, that is itself a problem. You cannot electrolyze it. Neither you can reduce it using coke. Already you have studied that part. And the next problem is the melting point is very high. So he could figure out a solution to this problem by using a mixture of cryolite and fluorspar. Cryolite is an ionic compound of aluminium. थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो बेहतर समझाऊंगा, लिखते हुए जाऊंगा. तो we have already drawn a diagram. Continue that diagram. ये टैप होल है, यहाँ पे ना यहीं से एल्यूमिनियम निकालते हैं. एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम. ये कार्बन लाइनिंग, एनोड. कार्बन लाइनिंग क्या करो, कैथोड करो. हाँ कैथोड ही होगा. ये कार्बन लाइनिंग है. अंदर तेरा इलेक्ट्रोलाइट तो मैं लिखूंगा सेपरेटली, बट फिर भी डायग्राम बना दो. कार्बन, कार्बन एनोड, कार्बन कैथोड, कार्बन एनोड. इलेक्ट्रोलाइट क्या है मैं बता देता हूं. इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर ऑफ क्रायोलाइट, क्रायोलाइट फॉर्मूला में लिख दूंगा, बॉक्साइट एंड फ्लोरस्पर. FLUORSPAR, फ्लोरस्पर. इस पे मेजर कंपोनेंट क्रायोलाइट होता है, वो मैं थ्योरी में लिखा देता हूं. ये तीनों लेके इलेक्ट्रोलाइट बनता है. मिक्सचर ऑफ लिखना भूल गया मैंने. मिक्सचर ऑफ क्रायोलाइट, बॉक्साइट एंड फ्लोरस्पर का मिक्सचर है तेरा इलेक्ट्रोलाइट. अब ले, यही एक एक्सट्रैक्शन बचा था, बाकी सब हो गया था. ले बॉक्साइट, हम प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर पढ़ चुके हैं. वी हैव प्यूरिफाइड द ओर बाय यूजिंग वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस और सरपैक्स प्रोसेस, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द impurity present. Wet and dry process are used when ore contains Fe2O3 as the major impurity, that is also called as red bauxite, and when ore contains silicon dioxide as the major impurity, that is called as white bauxite, surfax process is used. Once you have purified your ore, then you are now getting ready for the extraction. Bauxite is a covalent compound. Its melting point is very high.
that is 2000 degrees Celsius. In aluminum extraction, we use bauxite, cryolite, and fluorspar mixture as electrolyte in this mixture. फॉर्मूला लिख लेते हैं. क्रायोलाइट है Na3LF6. You can safely write it as 3NaF.LF3. Fluorspar, that fluorspar, that is calcium fluoride. Bauxite, you know, in the electrolyte mixture, cryolite is the major component. The mixture is so designed, is so formed that it melts. मिक्सचर ऐसा नहीं लिखो. मिक्सचर इन टिपिकल कंपोजिशन, जो कंपोजिशन हम यूज करते हैं, इट्स टिपिकल कंपोजिशन melts at 900 degrees Celsius. ठीक, अब इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हुआ. कार्बन इज यूज्ड बोथ एज एनोड एंड एज कैथोड. The role of cryolite is to, सुनो, ये ना रोल ऑफ क्रायोलाइट ना, मेरी समझ से ये है कि रोल ऑफ क्रायोलाइट है कि दो काम कर रहा है. एक तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर को कम करता है, दूसरा बॉक्साइट को आयनाइज करना उसकी मेजर रोल होता है, क्योंकि बॉक्साइट आयनाइज नहीं करता है, क्रायोलाइट की हेल्प से आयनाइज करता है. फ्लोरस्पर का मेजर रोल है मेल्टिंग पॉइंट कम करना, बट एनसीईआरटी ने क्रायोलाइट को भी मेल्टिंग पॉइंट कम करना ही लिख के रखा है, तो मुझे मजबूरन उसके हिसाब से जाना पड़ रहा है. लेकिन मैं ऐसा लिखना नहीं चाहता था, मैं इसे मेल्टिंग पॉइंट कम करना लिखना चाहता था, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस में हेल्प करने के लिए लिखना चाहता था, क्योंकि ये स्पेशली इसीलिए ऐड किया गया है. फ्लोरस्पर बाकी बहुत सारे एक्सट्रैक्शन में ऐड किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए, बट एनसीईआरटी ने क्रायोलाइट को मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए बोला है. और एक बार जेईई मेंस पे क्वेश्चन आ चुका है और उन्होंने उसी को आंसर भी माना था, तो मुझे उसी हिसाब से लिखना पड़ रहा है. द रोल ऑफ क्रायोलाइट इज टू लोअर the melting point of bath and helps in the ionization of bauxite. The role of fluorspar is to lower द मेल्टिंग पॉइंट. ये भी मैंने सेपरेटली कर दिया एक पॉइंट, नहीं तो लगेगा फ्लोरस्पर आप क्यों ऐड कर रहे हो, मैं ब्रैकेट कर दिया. ठीक, अब हम रिएक्शंस लिखेंगे एट कैथोड.
देखिएगा क्या रिएक्शन हो रहा है। वो क्रायोलाइट जो है तेरा Na3AlF6 वो आयनाइज करता है, आयनाइज करके बनाता है 3Na प्लस Al3 प्लस 6 फ्लोराइड, है ना। अच्छा ये कैथोड नहीं है, इसके बाद लिखो तो कैथोड होगा क्योंकि ये आयनाइज करने के रिएक्शन से। एट कैथोड एल्यूमिनियम एंड सोडियम दोनों पहुंच जाएंगे, बट वो एल्यूमिनियम है जो डिपॉजिट हुआ। इस छोटे से इक्वेशंस ने तुम्हें सिखाया कि वट एवर एल्यूमिनियम दैट इज गेटिंग डिपॉजिटेड एट कैथोड एक्चुअली कम्स फ्रॉम cryolite, not from bauxite. You see, bauxite is not yet in the picture, but still you are getting deposition of aluminum at cathode. What happens at anode is an elaborate reaction. You have only one anion in the mixture, that is fluoride. There is no such anion like oxide, because the compound bauxite is not ionizing, it is only in the molten state. So there is only one anion in your medium, that is fluoride, no other anion. You have added cryolite, fluorspar and bauxite. Cryolite and fluorspar together contain one common anion, that is fluoride, and aluminum oxide is not an ionic compound. So naturally that fluoride ion will pass on to anode and will be converted to fluorine. As you know, fluorine is extremely reactive. As soon as elemental fluorine is produced, it reacts with bauxite. Now here comes bauxite in your picture, and that turns to AlF3, releasing nascent oxygen. So whatever AlF3 was consumed here during the reactions at cathode, it produced from bauxite. So it is not AlF3 that is actually getting consumed, it is bauxite that is getting consumed. The amount of AlF3 is maintained naturally. जो भी बॉक्साइट है वो AlF3 को चला जाता है, AlF3 से एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, बॉक्साइट से नहीं हो रहा है। बट एनोड के पास एक रिएक्शन ऐसा हो रहा है कि बॉक्साइट AlF3 के जा रहा है बार बार, इससे क्या होगा, AlF3 अमाउंट कम नहीं होगा, एंड द nascent oxygen produced reacts with carbon to produce कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा सा मैं खिड़की बंद कर दूं, बहुत जोर पानी आ रही है अंदर, एक मिनट है, खिड़की खाली बंद कर दो, पानी आ रही है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो कार्बन एनोड, लॉस ऑफ कार्बन एनोड रेजेस द कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम। या बहुत एल्यूमिनियम खर्च होता है, बहुत कार्बन एनोड को पूरा डैमेज कर देता है nascent oxygen, बट इससे कम से कम लिखा मैंने। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा, at the melting point of the bath, that is at the melting point of the bath, उसे बाथ कहते हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। at the melting point of bath, that is 900 degrees Celsius, density of molten aluminum is so less that it remains at the bottom of the tank. अच्छा, so less लिखना उचित है, डेंसिटी ऑफ इज सो, इतना ऐसा डेंसिटी है कि that remains at the bottom of the tank। ऐसा लिखना क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर इसकी डेंसिटी थोड़ा कम हो जाता ना, ऊपर फ्लोट करके आ जाता ना मोल्टेन एल्यूमिनियम, तो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट करके दोबारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना सकता था। तो आप एल्यूमिनियम को नीचे से टैप होल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, टैप होल से बाहर करते हैं। ये जो टैप होल है यहाँ पे, एल्यूमिनियम नीचे एयर बनाता है। सो मैंने लिखा कि एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द बाथ, डेंसिटी ऑफ मोल्टेन एल्यूमिनियम सो दैट रिमेन्स एट द बॉटम ऑफ द टैंक। बाकी तो आप समझ गए, यहीं से आपको कलेक्ट कर लेना है।
ये जरूरी था कि नीचे रहे, क्योंकि नीचे नहीं रहेगा ना एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट कर लेगा। नेक्स्ट कम्स योर प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। Refining of aluminium. So we are studying aluminium in 3 steps. 1, purification of ore, extraction, finally refining of aluminium. Refining of aluminium is known as Hoops process. Hoops process. This is again electrolytic refining, but the process is slightly different as compared to other processes. You have here 3 different layers in your electrolytic tank. You have 3 different layers, right? You can draw a diagram of this kind. Practically this is not, ऐसा नहीं है, ऐसा करते हैं हम सिंप्लीफाई करने के लिए डायग्राम को। नीचे एक लेयर है, बताता हूँ निचला लेयर में क्या है। नीचे का लेयर है, बीच वाला एक अलग लेयर रहता है, फिर ऊपर अलग लेयर है। तीनों लेयर का डेंसिटी ऐसा है ना, वो अलग अलग बना के रहेंगे पूरा। ये सेकेंड लेयर है, ऊपर एक थर्ड लेयर फिर अलग है। ठीक है, क्या क्या है? ऊपर वाले लेयर में ना प्योर एल्यूमिनियम है, नीचे वाले लेयर में इम्प्योर एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, बीच वाले लेयर में आपका है एल्यूमिनियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड। तीनों है। इन तीनों की डेंसिटी ऐसा एडजस्टेड है ना, ऊपर लेयर बनाएगा प्योर एल्यूमिनियम, नीचे बनाएगा इम्प्योर एल्यूमिनियम प्लस कॉपर। इसकी डेंसिटी को एडजस्ट करने के लिए ना उस इम्प्योर एल्यूमिनियम में कॉपर मिलाया गया है। इम्प्योर एल्यूमिनियम में कॉपर मिलाने से डेंसिटी इतना बढ़ जाएगा कि वो नीचे चला जाता है। अब इलेक्ट्रोड्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोड यहां पे है, ये निचला वाला लेयर, ये कार्बन एनोड है, इस पर चेंज हो गया है, नीचे से एनोड है, ऊपर से कार्बन कैथोड आएगा। कार्बन ही है बट अब पोजीशन चेंज है। ये कार्बन कैथोड है, ये इम्प्योर एल्यूमिनियम इधर आएगा। इम्प्योर एल्यूमिनियम ऐसे डालो नीचे आ जाएगा। तो पहला सेंटेंस में लिखूंगा, इन तीनों लेयर की डेंसिटी सो एडजस्टेड, क्यों 3 डिस्टिंक्ट लेयर बना के रहते हैं। डेंसिटी को एडजस्ट करने के लिए ना कॉपर को ऐड कर दिया गया है। डेंसिटी को एडजस्ट करने के लिए कॉपर को मिक्स किया गया। कॉपर मिक्स होने से क्या होगा ना, नीचे सिंक कर जाता है। लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ 3 लेयर्स आर सो एडजस्टेड that they form 3 different layers. बाकी तो इलेक्ट्रोड के बारे में लिखा नहीं, क्योंकि डायग्राम में बता दिया हूं। अब क्या होगा, बीच वाले लेयर में ही इलेक्ट्रोलाइट है, नीचे ना इलेक्ट्रोलाइट है ना ऊपर इलेक्ट्रोलाइट है, तो बीच वाले लेयर से आयनाइजेशन होगा। अच्छा, कैटायंस फ्रॉम द मिडिल लेयर, कैटायंस from the middle layer migrates to the top layer, क्योंकि वो कैथोड है। ग्रेजुअली, अच्छा एक मिनट, एल्यूमिनियम आयन गेट्स डिपॉजिटेड, क्योंकि वही सबसे इजी डिपॉजिट होगा, बाकी बेरियम कैल्शियम ज्यादा पॉजिटिव है। कैथोड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, कैथोड लेयर का मतलब इफेक्टिवली वो एल्यूमिनियम लेयर ही कैथोड होता है।
क्योंकि आप मेटल के अंदर इलेक्ट्रोड डाल दोगे तो मेटल लेयर तो कैथोड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, कैथोड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेजुअली बिकम्स थिक, gradually becomes thick. Fluoride comes to the bottom layer, क्योंकि एनोड नीचे की तरफ है, becomes fluorine, which in turn reacts with pure aluminium, क्योंकि वो मोस्ट पॉजिटिव है. Reacts with pure aluminium to form AlF3. Which now moves to the upper layer. बाकी समझ गए होंगे. Effectively, overall, fluoride ion transfers pure aluminium from the bottom layer to the top layer. बस तो ग्रेजुअली तेरा बॉटम लेयर थिन होता रहेगा टू द टॉप लेयर. ये है एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन का. जानना है कि कैसे करता है, मैंने इलेक्ट्रोलाइट की कॉम्पोजिशंस कैसे यूज करता है, उतना जानना भी काफ़ी हो जाता है, उतने जानने से भी चल जाएगा. बाकी इलेक्ट्रोलाइट का पोजिशंस क्या क्या है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट कहाँ है. ठीक है, इसके साथ ना ये मेरा ख़त्म हो गया एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शंस. हमें ना लास्टली क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है. एक लिस्ट हमें बनाना है जिसमें हम लोग क्या करेंगे ना, एलॉय एंड ओर्स एंड मिनरल्स का लिस्ट बनाएंगे. एलॉय का लिस्ट भी पढ़ना पड़ेगा. मैं इस पे ज़्यादा जोर अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमें बाद में समय मिल जाएगा, मुझे थोड़ा सिलेबस के साथ आगे बढ़ना है. हमें एक लिस्ट पूरा बनाना पड़ेगा जो इम्पोर्ट आप याद रखेंगे, मुझे याद दिलाएंगे. एलॉय कुछ पढ़ना पड़ेगा जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, डुरालुमीन, है ना, जर्मन सिल्वर, मोनल मेटल, मैग्नेलियम, ये सब ना एलॉय का लिस्ट बनाना पड़ेगा. उस एलॉय में कंपोजिशन क्या है रफली और कहाँ यूज होता है. अराउंड 7-8 या 10 एलॉय आएगा, इम्पोर्टेंट एलॉय, और अराउंड 40-50 एलॉय आएगा. उसका लिस्ट बना दूंगा, मैं ज़्यादा समय यहाँ नहीं दे रहा हूँ अभी. मुझे ना एल्यूमिनियम कंपाउंड के बारे में खाली एक, एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में खाली कुछ लिख देना है. मैं नोट करके लिख देता हूँ क्योंकि ये पढ़ाने के लिए मुझे और मौका नहीं मिलेगा. और मौका नहीं मिलेगा मीनिंग क्या है, ये आप क्लास 11 में जब जनरल डिस्कशन ऑफ बोरोन फैमिली पढ़े थे, बोरोन फैमिली की जनरल डिस्कशन, उसके अंदर ये आ जाना चाहिए. यहाँ मेरे पास उसे पढ़ाने के लिए स्पेस नहीं है. स्पेस है क्या, आई डोंट थिंक. नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि हो सकता है कि स्पेस मिल जाए, मुझे नहीं मिलेगा तो देखूंगा, क्योंकि हो सकता है 2-4 कंपाउंड मुझे पढ़ाना पड़े, तब पढ़ा दूंगा. नहीं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम क्लोराइड में पढ़ना पड़ता है, कैसे उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होता है हीटिंग के समय. एनीवे, मैं इसको यहीं पे रखता हूँ. मेरा मेटल एक्सट्रैक्शन यहीं पे खत्म हो गया. ठीक है सर, और ठीक एक है. बार ये बता देंगे कि आपने कैथोड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम क्यों लिखा? क्या 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 आपने कैथोड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम क्यों लिखा, वो और एक बार बता देंगे? आप ऊपर डायग्राम देखो तो आपके एल्यूमिनियम की, मोल्टेन एल्यूमिनियम के अंदर कार्बन इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है. अगर मोल्टेन एल्यूमिनियम लेयर में कार्बन इलेक्ट्रोड डूबा रहेगा और उस पर आप चार्ज करोगे तो मेटल तो लेयर चार्ज हो जाएगा ना. हाँ सर, हो जाएगा. बस मेटल लेयर चार्ज हो गया तो फिर वही बन गया ना आपका. हाँ, है ना. हाँ, यस सर. तो अब ना हम लोग SO2 से पढ़ते हुए चलेंगे. सर एक क्वेश्चन था, ये हाँ, आयरन एक्सट्रैक्शन में हमने यूज किया था कार्बन रिड्यूस करने के लिए. सर क्लास 10 में पढ़ा था कि हम लोग एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं. हाँ, ये बिल्कुल सही है, और हो सकता है मैंने भी लिखा है. मैं कहाँ लिखा हूँ, मैं याद दिलाऊं आपको. आप ना एक काम करो तो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस की नोट निकालो तो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस मैं भी निकाल सकता हूँ. मुझे पीछे वाले डेट को जाना पड़ेगा, इस पे नहीं होगा. मैं भी काम कर रहा हूँ, निकाल लो. मैं हो सकता है मैं तुम्हें पढ़ाया हुई बात मैं भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. 25 जून से पहले हम लोग एक क्लास और किए थे, 22 जून को किए होंगे.
ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ये देखिए एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस लिखा, कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम, ये तो है, समझे बातों को? यस सर। हाँ, तो देखिए ये प्रोसेस ना लिखने के समय लिख देते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट इफेक्टिवली लार्ज स्केल प्रोडक्शंस पे कोई एल्यूमिनियम से नहीं करता है। चलो एनीवे, थैंक यू सो मच। तो मेरा मेटलर्जी खत्म हुआ ना।